चलिए चलिए यहां फोकस कीजिए, देखिए सब लोग। वेक्टर मल्टीप्लाइड बाय वेक्टर। इससे पहले हम लोग देखे थे कि वेक्टर स्केलर से मल्टीप्लाई हुआ था, ठीक है। अब हम लोग देख रहे हैं वेक्टर वेक्टर से। अलग बैठा देंगे। वेक्टर वेक्टर से कारण कोई नहीं जानना चाहता। वेक्टर वेक्टर से मल्टीप्लाई हो रहा है, इससे पहले स्केलर वेक्टर से मल्टीप्लाई हुआ था। तो स्केलर वेक्टर से मल्टीप्लाई होने पर क्या मिला? वेक्टर मिला। तो अब वेक्टर को तो वेक्टर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या मिलना चाहिए? वेक्टर मिलना चाहिए, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो जैसे वेक्टर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास दो केसेस आएंगे, ठीक है। अब सिर्फ ध्यान से देखना है, फोकस करना है ध्यान से समझने के लिए। उसके बाद आराम से उतारिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको एनसीईआरटी की किताब में नहीं नजर आएगा, क्योंकि वो शॉर्ट में चलता है। आगे देखिए यहां पर। तो वेक्टर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको दो चीजें मिलेंगी। एक तो हमको मिलेगा, इसको हम फर्स्ट कह दें, तो हमको स्केलर प्रोडक्ट मिलेगा। स्केलर प्रोडक्ट जिसको हम लोग डॉट प्रोडक्ट बोलते हैं, ठीक है। स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट बोलेंगे। इसमें क्या होगा कि एक वेक्टर ए डॉट प्रोडक्ट, क्या बोला हुआ है? डॉट प्रोडक्ट, तो डॉट बी, तो जो रिजल्ट निकल के आएगा दैट इज सी। उसके ऊपर एरो नहीं लगा हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ कि दो वेक्टर को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो जो रिजल्ट आएगा वो वेक्टर नहीं मिलेगा। कब? जब दो वेक्टर का जो मल्टीप्लिकेशन है वो कैसा होगा? डॉट प्रोडक्ट में होगा, डॉट होगा, ठीक है। ये आगे हम लोग अलग अलग जगह पर अप्लाई करेंगे इसको, तो और बेटर समझेंगे। अभी हम कुछ एग्जांपल भी देंगे आपको। जैसे ए डॉट बी बराबर सी, तो हमको इस प्रोडक्ट को हम लोग बोलेंगे डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट इसलिए कि जो रिजल्ट निकल के आया वो क्या है? रिजल्ट जो निकल के आया वो स्केलर है, ठीक है। स्केलर के पास क्या होगा? मैग्नीट्यूड होगा। अब आइए यहां पर इस साइड में सेकंड नंबर, इसमें हम लोग देखते हैं, तो इसको हम लोग बोलेंगे वेक्टर प्रोडक्ट। वेक्टर प्रोडक्ट को ही हम लोग कहते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। तो इसको दिखाएंगे कैसे? कोई एक वेक्टर ए है, ठीक, वो क्रॉस हुआ वेक्टर बी से, तो रिजल्ट वेक्टर सी आया। तो इसमें अंतर कर पा रहे हैं? तो यहां पर डॉट हुआ, रिजल्ट स्केलर आया। यहां डॉट हुआ, यहां रिजल्ट वेक्टर आया, ठीक। तो वेक्टर के पास दोनों चीजें, मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा। इसका एग्जांपल आप अपने डे टू लाइफ में हम लोग देखते हैं फिजिक्स में। जैसे फोर्स को डिस्प्लेसमेंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे डॉट में, तो रिजल्ट आएगा वर्क। और वर्क कैसा क्वांटिटी होता है? स्केलर क्वांटिटी होता है, सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है उसके पास, ठीक है। और भी एग्जांपल हैं। अब जैसे ये है क्या बोलते हैं, स्ट्रेट लाइन मोशन में। लाइन मोशन में यदि बॉडी स्ट्रेट लाइन मोशन में है तो हम ऐसा लिख रहे हैं, ठीक। और यदि यदि टाउ इनटू थीटा आ गया तो ये भी मिलेगा वर्क। लेकिन किस केस में? ये रोटेशनल मोशन में। दोनों में डिफरेंस समझ पा रहे हैं? बोलिए। देखिए एफ को हम डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं डिस्प्लेसमेंट, ये है डिस्प्लेसमेंट, ये है फोर्स, और डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं तो रिजल्ट जो निकल के आ रहा है वर्क। और वर्क कैसा क्वांटिटी है? स्केलर। तो ये एग्जांपल को फिल कर रहा है वो, ठीक है। और ये डिस्प्लेसमेंट कैसा है? लीनियर डिस्प्लेसमेंट। क्योंकि स्ट्रेट लाइन मोशन हो रहा है तो लीनियर मोशन हो रहा है, इसीलिए ये जो वर्क आएगा ये लीनियर डिस्प्लेसमेंट के कारण आएगा। और जब हम रोटेशन की बात करेंगे तो रोटेशन में फोर्स टॉर्क में बदल जाएगा, और जो यहाँ लीनियर डिस्प्लेसमेंट है वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। तब जब डॉट प्रोडक्ट आएगा तो भी वर्क ही आएगा,
लेकिन यहां पर टॉर्क होगा, यहां एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा, जो हम रोटेशन में पढ़ेंगे। समझ गए? एक और बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको 12th में पढ़ना है। तो 12th में क्या पढ़ना है? इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट डेल्टा आर इज इक्वल टू माइनस डेल्टा वी। इसको बोलेंगे हम लोग चेंज इन पोटेंशियल। और ये कैसा क्वांटिटी होगा? ये स्केलर होगा। ये वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट निकल के क्या आया? स्केलर। ये सारे एग्जांपल जो हैं वो रिजल्ट किसके बता रहे हैं? स्केलर क्वांटिटी का। अब यहां आ जाइए इसमें, तो इसका एक बेस्ट एग्जांपल है, जैसे आर क्रॉस एफ करेंगे तो रिजल्ट हमको आएगा टाउ। ये है पोजीशन वेक्टर, पढ़ा चुके हैं, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। क्रॉस प्रोडक्ट हो रहा है किसके साथ? फोर्स के साथ। रिजल्ट निकल के क्या आ रहा है? टॉर्क, जो कि ऑलरेडी एक वेक्टर है। जैसे यहां हमने इसको वेक्टर दिखाया है, वही टॉर्क ये है, ऑलरेडी ये वेक्टर है। एक छोटा सा और एग्जांपल, जैसे ये हो गया टॉर्क, कह लीजिए उसको, ठीक है। एक और एग्जांपल है, Q इंटू वी क्रॉस बी इज इक्वल टू एफ। V क्या है, Q क्या है? छोटा सा झलक दे रहे हैं। 10th क्लास आप पास करके आए हैं, हमको पूरा उम्मीद है कि 10th का एग्जाम आप दे के आए हैं, है ना। तो Q है चार्ज, V है उस चार्ज का वेलोसिटी, और B है उस चार्ज के कारण जो प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड है वो। उनका क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो रिजल्ट जो आएगा हमको फोर्स आएगा, जो कि ऑलरेडी एक वेक्टर है। तो वो इस टर्म में आ गया। ये उसके एग्जाम्पल हुए। तो ये वाला जो भी एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल 2, ये क्रॉस प्रोडक्ट का एग्जाम्पल है। यहां पर एग्जाम्पल 1, 2 और 3 ये डॉट प्रोडक्ट एग्जाम्पल है। और आप देख सकते हैं कि मैंने जैसा बोला था कि वेक्टर इंपॉर्टेंट टॉपिक इसलिए है क्योंकि 11th में भी यूज होगा, 12th में भी यूज होगा। 11th में भी यूज होगा, 12th में भी यूज होगा। समझ गए? और इससे डायरेक्ट क्वेश्चंस आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में नहीं आएगा, इसका एप्लीकेशन आएगा आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। उसको अप्लाई करना हमको आना चाहिए, और वही एप्लीकेशन ही आपके एग्जाम में वो क्वेश्चन को सॉल्व करने में आसान करेगा। एप्लीकेशन आना चाहिए, ठीक है। लेकिन हम लोग थ्योरी जानेंगे तो ही तो अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। तो पहले हमको वो चीज समझना है। तो अभी तो यहां पर आप समझे कि वेक्टर का वेक्टर से मल्टीप्लीकेशन होगा तो स्केलर भी आ सकता है और वेक्टर भी आ सकता है। वो डिपेंड किस पे करता है कि कैसा मल्टीप्लीकेशन कैसा हुआ। डॉट हुआ तो स्केलर आएगा, क्रॉस हुआ तो वेक्टर आएगा। तो वेक्टर आएगा, जैसे ए वेक्टर है, क्रॉस बी वेक्टर है, तो रिजल्ट जो सी वेक्टर आया। तो यहां पर थोड़ा सा आपको ज्यादा सोचने की जरूरत है। क्यों सोचने की जरूरत है? क्योंकि वहां पर यदि सी आया है तो सिर्फ मैग्नीट्यूड आया है, डायरेक्शन का इशू है ही नहीं। लेकिन जब हमको सी आएगा डायरेक्शन के लिए तो हमको यहां पर दोनों चीज पर फोकस करना पड़ेगा, उससे थोड़ा मैटर ये कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। इसीलिए हम लोग इसको थोड़ा सा ध्यान से ज्यादा पढ़ेंगे। अच्छा, एक छोटा सा क्वेश्चन है। मान लीजिए कि लिखा हुआ है ए क्रॉस बी डॉट सी, क्या होगा? 2 मिनट देख लीजिएगा सब। इफ ए डॉट बी क्रॉस सी, रिजल्ट क्या होगा? दोनों में क्या रिजल्ट आ रहा है? फर्स्ट सेकंड, कुछ बता सकते हैं? ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? पहला वाला जो एक्सप्रेशन है वो रिप्रेजेंट कर रहा है कि वेक्टर ए को वी के साथ क्रॉस प्रोडक्ट किए और फिर जो रिजल्ट जो आया उसको हम सी के साथ डॉट प्रोडक्ट लिए। सेकंड केस में आ रहा है कि वेक्टर ए और बी का डॉट प्रोडक्ट हमने लिया, उससे जो रिजल्ट आया उसको हमने क्रॉस किया सी के साथ, तो जो रिजल्ट आएगा। आपको दोनों में क्या रिजल्ट आ रहा है? पहले वाले में सी आएगा। रिजल्ट जो आएगा वो स्केलर आएगा कि वेक्टर आएगा? पहला बार में, इस बारे में स्केलर आएगा, ठीक है। और इस वाले में वेक्टर आएगा। 2 मिनट ध्यान से देखिए, कहने का मतलब ये बात 2 मिनट ध्यान से समझिए। ए को बी से डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो जो भी रिजल्ट आएगा, मान लीजिए डी आया, तो डी स्केलर होगा कि वेक्टर होगा? तो स्केलर का क्रॉस प्रोडक्ट कैसे कर पाएंगे आप? जब भी क्रॉस प्रोडक्ट होगा तो वो तो दोनों वेक्टर का होगा ना। हेडिंग क्या है? वेक्टर मल्टीप्लाई बाई वेक्टर। तो आप वेक्टर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे ना,
लेकिन यहां पर तो a डॉट बी जो d आएगा, d तो स्केलर होगा, तो स्केलर को आप इसके मल्टीप्लाई कीजिएगा तो वेक्टर कैसे आएगा उस वाले टर्म से जिसको आप कहना चाह रहे हैं। तो उस वाले टर्म में हम लोग एक न्यूमेरिकल वैल्यू जो मल्टीप्लाई करते हैं तो एक न्यूमेरिकल वैल्यू से करते हैं ना, या फिर स्केलर वैल्यू से ही करते हैं। नहीं समझे? बात समझ पा रहे हैं? पहले वाले में हमने क्या किया था, एक ऑलरेडी एक ऐसा वैल्यू था जो हमारा स्केलर था, ठीक है, उसको हमने मल्टीप्लाई किया था, लेकिन यहां से जो डॉट प्रोडक्ट आएगा वो तो स्केलर वैल्यू आएगा ना। अच्छा, वहां एक न्यूमेरिकल वैल्यू भी था, यहां से एक न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं आएगा। बात समझ पा रहे हैं? नहीं समझ पा रहे हैं? बोलो। नहीं है। ए डॉट भी क्या मिलेगा, स्केलर का हम सी से कर पाएंगे? हा? जब भी होगा तो क्रॉस प्रोडक्ट जो होगा वो तो दो वेक्टर्स के बीच का होगा ना। तो यहां पर हम दो वेक्टर्स है तो ये हम कर पाएंगे क्या, इसीलिए हम इसको मना कर रहे हैं। अब यहां क्या है, ए क्रॉस बी, तो जो रिजल्ट निकल के आया वो भी क्या होगा, वेक्टर होगा, और वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो हमको स्केलर मिलेगा। ये सही है, समझ गए? लिखिए, राइट डाउन कीजिए। चलिए पहला पार्ट देखते हैं, यानी सेक्शन फर्स्ट, इसको हम लोग बोलेंगे, फर्स्ट नाम दिए थे ना उसको, स्केलर प्रोडक्ट, और इसी का हमने क्या नाम दिया था, डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, देखिए स्केलर प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट में क्या डिफरेंस। डॉट प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट पहले हमें समझ चुके हैं, अब ध्यान से समझिएगा, ऐसा ही हम लोग अप्लाई भी करेंगे। ये एक कोई वेक्टर ए है सपोज करें, और वेक्टर ए के साथ में एक वेक्टर बी है, बी, और ये एंगल थीटा डिग्री है। जनरली एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन में जब एंगल हम लेते हैं उसको पॉजिटिव लेते हैं, ठीक है। तो ये थीटा एंगल हुआ, वेक्टर बी वेक्टर ए। तो हम लोग डॉट प्रोडक्ट जो कहते हैं, मतलब वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, ऑब्वियसली जो रिजल्ट निकलेगा वो स्केलर होगा। तो इसका जो रिजल्ट कहता है वो कहता है मॉड ऑफ फर्स्ट वेक्टर इंटू मॉड ऑफ सेकेंड वेक्टर इंटू कॉस थीटा। तो थीटा क्या है, हाँ, तो ये थीटा जो है, ये थीटा को हम लोग कहेंगे एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, ठीक है। अब इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा लिख सकते हैं। अब इस टर्म को हम एक साथ देखिए, यहां पर ये टर्म को अलग हम रख रहे हैं, और ये टर्म हमारा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है इसको हम यहां पर डायग्राम में समझेंगे। तो डायग्राम में क्या समझेंगे, इस पॉइंट को ओ कह रहे हैं, इस पॉइंट को पी कह रहे हैं, और इस पॉइंट को क्यू कह रहे हैं। अब हम क्या करेंगे कि क्यू पॉइंट से ओ पी जो लाइन है उस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। तो यहां से हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉ किए तो यहां टच किया, तो यहां एक छोटा सा वेक्टर हम ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं, और ये जो लेंथ है इस लेंथ को हम क्या बोल सकते हैं, ऐसा ले सकते हैं क्या, बोलिए। ये लेंथ बी कॉस थीटा कहलाएगा। प्रोजेक्शन लेने आया था, आप लोग कंपोनेंट लेना भी आया था, तो बी वेक्टर का एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में ले सकते हैं, और ये जो एरो है, ये एरो, इसको मान लेते हैं कि ये ई वेक्टर है सपोज थोड़ा देर के लिए। मतलब हम क्या मानेंगे कि ये पॉइंट को हम एम बोल रहे हैं, तो मान लेंगे कि ओ एम जो है दैट इज इक्वल टू मॉड ऑफ ई वेक्टर, लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं। और हम क्या मानेंगे कि ई कैप इज इक्वल टू ए कैप, बोलिए हाँ या नहीं, कह सकते हैं। तो हम जस्ट ई वेक्टर को क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं ई वेक्टर इज इक्वल टू बी कॉस थीटा ए कैप, ऐसा लिख सकते हैं क्या, समझ पाए? नहीं आया, नहीं आया, नहीं आया। ए कैप क्या है, दो ही विकल्प होते हैं, देयर इज टू ऑप्शंस ओनली, आइदर यू आर कंप्लीटली कॉन्फिडेंट टू से अबाउट द टॉपिक, आइदर यू आर नॉट। तो अब यहां पर देखिए, जो लोग समझ चुके हैं आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो जो ई वेक्टर है, ई वेक्टर को उसका मैग्नीट्यूड
बी कॉस थीटा और उसके डायरेक्शन में लिया गया यूनिट वेक्टर जो कि किसके डायरेक्शन का होगा, ए वेक्टर के डायरेक्शन का होगा। अब यहां पर इसको हम लोग इस तरह से जो लिखे हैं, तो अब इसको हम लिख सकते हैं क्या, देखिए, प्रोजेक्शन प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी अलोंग वेक्टर ए। समझ पा रहे हैं इस बात को? प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी अलोंग ए। तो ये जो प्रोजेक्शन लिया गया है उसी को हम वेक्टर ई मान रहे हैं। तो वो जो वेक्टर ई है ना, वो उसी ए वेक्टर के अलोंग ही तो है, इसीलिए हम इसको इस तरह से लिख पाए। तो यहां पर आप इसको इस तरह से अरेंज करेंगे तो इस तरह से लिख सकते हैं, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर मॉड ऑफ ए और प्रोजेक्शन ऑफ बी अलोंग वेक्टर ए। शॉर्ट में आप ऐसे लिख सकते हैं इसको। आप इसको रिजल्ट मानिए या इसको रिजल्ट मानिए। अब सेकंड पार्ट में सेम वही चीज रहेगा। ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, जैसे एज इट इज वहां पर है, ये थीटा होगा। अब हमको क्या, अब हम ये ऐसा, इसको तो ऐसे भी लिख सकते हैं ना, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी है, उसको हम क्या लिख सकते हैं, बी ए कॉस थीटा, ऐसा भी तो लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं ऐसा? तो ऐसा लिखने में कोई हर्ज नहीं, क्योंकि स्केलर वैल्यू है, आप इंटरचेंज कर सकते हैं। तो ये चीज जो होगा इसको क्या बोलेंगे, प्रोजेक्शन ऑफ, हाँ प्रोजेक्शन ऑफ बोलिए, ए अलोंग अलोंग बी। तो अब कैसा दिखेगा वो, एक सेकंड, क्या हो, कुछ जरूरी बात है क्या? हेलो, हाँ बोलो। हाँ 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 हाँ, वो शायद होगा। अब इसमें देखिए, यहां पर वेक्टर ए है, वेक्टर बी। अब हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए बी कॉस थीटा। तो बी, सॉरी, ए कॉस थीटा। तो ए कॉस थीटा चाहिए, बी के डायरेक्शन में चाहिए। तो हम यहां से क्या करेंगे, इस पॉइंट को ओ मान लिए थे, इस पॉइंट को पी माने थे, और ये पॉइंट कितना था, क्यू था। अब हम क्या करेंगे कि यहां से एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो इस पर परपेंडिकुलर होगा। तो ये इस पॉइंट को हम मान लीजिए एन कहते हैं। तो ये एंगल 90 डिग्री होगा, ठीक है। तो ये जो लेंथ होगा, यानी कि ओ एन, वो क्या होगा, वो ए कॉस थीटा होगा, ए कॉस थीटा, ठीक है। तो ए कॉस थीटा, ओ एन बराबर ए कॉस थीटा हुआ, और ये लेंथ को हम मान लेते हैं एफ वेक्टर। तो हम यहां पर क्या लिख सकते हैं, एफ वेक्टर इज इक्वल टू ए कॉस थीटा बी कैप, ऐसा ले सकते हैं क्या? सिमिलरली जैसे एफ कैप इज इक्वल टू बी कैप होगा, दोनों का डायरेक्शन सेम है, सिमिलरली उसी तरह। और यहां पर हम सेम वही चीज लिख पाए, तो इसको हम आगे एक स्टेप में आगे लिख सकते हैं, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू बी ए कॉस थीटा, या फिर यहां बी इंटू प्रोजेक्शन ऑफ ए अलोंग वेक्टर बी, ऐसे लिख सकते हैं। क्या बोल रहे हो, क्या लिख सकते हो? हाँ, ए कॉस थीटा ही तो ये लिखिए इसमें नहीं। हाँ, या ये कहेंगे या ये कहेंगे, दोनों सेम चीज है, कोई अलग नहीं है। आप ऐसे लिखिए या ऐसे लिखिए, दोनों सेम चीज है, कोई अलग बात नहीं है। समझ पाए डॉट प्रोडक्ट का मीनिंग यहां पर? इसको उतारिए, फिर प्रॉपर्टीज में आते हैं उसके। हेडिंग दीजिए, प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट। चलिए देखिए, यहां पर पहला प्रॉपर्टीज जो इंपॉर्टेंट है वो हम लोग पढ़ेंगे। इट obeys
कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है? पहला बार आपने कब पढ़ा था कम्यूटेटिव लॉ? हाँ, बहुत पहले, आज से 4000 साल पहले। कम्यूटेटिव लॉ क्या है? देखिए यहां पर A डॉट बी कैन बी रिटन एज B डॉट ए, ऐसा लिख सकते हैं क्या? लिख सकते हैं, क्योंकि A डॉट बी का जो वैल्यू आएगा वो ए बी कॉस थीटा होगा और वही वैल्यू B डॉट ए का भी होगा, क्योंकि स्केलर है, हम ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके अनुसार यहां पर ए बी कॉस थीटा होगा, तो हम ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये टर्म हमारा एक हो गया जो कॉम्पिटिटिव लॉ को फॉलो करता है। सेकंड कहता है इट फॉलो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो करता है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या कहता है कि A प्लस B डॉट C इज इक्वल टू A डॉट B, सॉरी A डॉट C B डॉट C। ठीक है, ऐसा हम लोग कर सकते हैं। उसके बाद जो इसका थर्ड C है, C कहता है कि इफ वी टेक डॉट प्रोडक्ट ऑफ अ वेक्टर with itself its value always be square of its magnitude। मतलब समझ पाए? यदि दो वेक्टर जो मतलब दो वेक्टर हमको डॉट प्रोडक्ट मिलना है, मतलब हम पहला वेक्टर ही को उसके साथ डॉट प्रोडक्ट लेंगे। तो जैसे कहने का मतलब ये एग्जाम्पल, मान लीजिए कि ये वेक्टर ए है और हम ले रहे हैं ए डॉट वेक्टर ए, तो रिजल्ट आएगा मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ ए कॉस थीटा। कितना होगा? थीटा 0 होगा, क्योंकि वेक्टर ए जिधर है उधर ही वेक्टर ए, तो दोनों के बीच का एंगल 0, तो इसलिए फर्स्ट का मैग्नीट्यूड सेकंड मैग्नीट्यूड और कॉस 0 पुट करेंगे तो ये तो 1 हो गया ए स्क्वायर, तो उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर हुआ। तो यानी कि हम जब किसी वेक्टर को उसी के वही वेक्टर के रिस्पेक्ट में डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो रिजल्ट में मैग्नीट्यूड का स्क्वायर होगा। अब छोटा सा एग्जांपल देके समझिए। हम हमारे पास 3 एक्सिसेस हैं, ये है y z x। ठीक है, तो x एक्सिस के अलोंग कौन सा होगा? i कैप, y के अलोंग j कैप और z के अलोंग k कैप। तो अब यदि हम लिखना चाहेंगे कि i कैप डॉट i कैप, बताइए i कैप डॉट i कैप क्या होगा? तो i मॉड ऑफ i वेक्टर मतलब i कैप इंटू मॉड ऑफ i कैप और इंटू कितना? कॉस 0। तो इसका मैग्नीट्यूड 1 इंटू इसका मैग्नीट्यूड 1, रिजल्ट क्या है? इसका मतलब है कि i कैप डॉट i कैप बराबर 1। सेकेंड में आइए, i कैप डॉट j कैप क्या निकल के आएगा? या अच्छा ऐसे कर दीजिए, सेम वेक्टर के साथ ले रहे हैं तो आप ऐसा कर दीजिए, j कैप डॉट j कैप क्या होगा? 1 होगा। और थर्ड में आ जाइए, k कैप डॉट k कैप 1 होगा। 4 नंबर में आ जाइए, i कैप डॉट k कैप, सॉरी i कैप डॉट j कैप 0। 5 i कैप डॉट k कैप 6 j कैप डॉट k कैप होगा, क्योंकि एंगल कितना हो जाएगा? और cos 90 0। तो इसलिए ये 6 टर्म आपको याद रखना है।
डॉट प्रोडक्ट के टर्म में, इतना सही आपका काम चल जाएगा कि तीनों एक्सेस आ गए उसमें। तो यदि आई कैप, यदि एक वेक्टर को उसी के साथ डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो रिजल्ट हमेशा 1 आएगा यूनिट वेक्टर के टर्म में। तो देख रहे हैं आई कैप डॉट आई कैप 1 आया, जे कैप डॉट जे कैप 1 आया, के कैप डॉट के कैप 1 आया। लेकिन यदि किसी एक वेक्टर को हम उसके साथ में दूसरा वेक्टर जो कि 90 डिग्री पर है उसके साथ डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा? 0 आएगा। ठीक है, तो हम एक कंक्लूडिंग पॉइंट क्या लिख सकते हैं कि इफ टू वेक्टर्स आर perpendicular to each other and if we are taking the dot product of these two vectors then result always be, ये कंक्लूडिंग पॉइंट निकाल सकते हैं। इसमें एक पॉइंट है जिससे कि नीट में क्वेश्चन आया था, आपको ध्यान में रखना है। तो नोट पॉइंट करके आप इसको हम लोग सी लिए थे ना, डी पॉइंट में आ जाते हैं। इफ टू वैक्टर्स आर perpendicular to each other then their dot product always be 0। ठीक है, अब एक पॉइंट को समझिए। मतलब जैसे कहने का मीनिंग ये हो गया कि ये मान लीजिए कि वेक्टर ए है और एक वेक्टर यहां बी है। ऑब्वियसली आपको देख के लग रहा है कि फर्स्ट वेक्टर ए जो है उसका मैग्नीट्यूड ज्यादा बड़ा है बी से, कोई इशू नहीं है, लेकिन उनके बीच का एंगल जो है वो एंगल 90 डिग्री है। तो हम सिंपली क्या करते हैं कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी करते हैं। तो फर्स्ट वेक्टर का मैग्नीट्यूड, सेकंड वेक्टर का मैग्नीट्यूड और cos 90, तो cos 90 का टर्म क्या आ जाएगा? 0। इसलिए ए डॉट बी क्या मिलेगा हमको? 0। और रीजन क्या है? बिकॉज वेक्टर ए इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी। ये रीजन से ऐसा हुआ। इसका मतलब कोई भी दो वेक्टर एक दूसरे से परपेंडिकुलर होंगे, उनका डॉट प्रोडक्ट हमेशा 0 आएगा। अब सुनिए जो नीट में क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसका कन्वर्स पे हम काम करते हैं। तो एक स्टेटमेंट है, उस स्टेटमेंट को आप ट्रू एंड फॉल्स में बताइएगा कि इफ वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू 0 देन वी कैन से, क्या कह सकते हैं? वेक्टर ए इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी। ये ट्रू है या फॉल्स है? एक का कहना है ट्रू है, बाकी लोग बताइए ट्रू है? ट्रू है। जो वो आपसे करवाना चाहता था आपने खुशी खुशी कर दिया। ठीक है, यदि दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 है, इसका मतलब कोई जरूरी थोड़ी नहीं कि दोनों वेक्टर एक दूसरे से परपेंडिकुलर होंगे। मान लीजिए फर्स्ट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 0 है, हाँ, तो रिजल्ट क्या आएगा? आएगा ना रिजल्ट 0। चलिए कोई बात नहीं, मान लीजिए दूसरा वेक्टर का मैग्नीट्यूड 0 है, तो फिर रिजल्ट क्या आएगा? समझ गए? देखिए दो वेक्टर एक दूसरे से परपेंडिकुलर हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट हमेशा 0 आएगा। दैट इज कंप्लीटली ट्रू, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। वी डोंट हैव एनी कंफ्यूजन इन इट। ठीक है, हमको क्लियर है इसे। बट इफ स्टेटमेंट इज सेइंग if dot product of two vectors is 0 then we can say the two vectors are perpendicular to each other, that is not completely true। ठीक है, यदि इंडिविजुअल वेक्टर का मैग्नीट्यूड 0 हो गया तो वो दूसरे से परपेंडिकुलर नहीं है तो भी उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा? 0 हो जाएगा। तो ये कोई जरूरी नहीं है कहना, तो ये गलत हो गया। तो ये कब होगा? जब इफ मॉड ऑफ ए इक्वल टू 0 हो जाए तो भी हो सकता है उनके बीच का रिजल्ट 0, और इफ मॉड ऑफ बी वेक्टर इज इक्वल टू 0 हो जाए तो भी उनका डॉट प्रोडक्ट 0 हो सकता है। तो हम स्टेटमेंट में इसमें लिख सकते हैं कि इफ टू वेक्टर्स, जो स्टेटमेंट है, इफ टू वेक्टर्स डॉट प्रोडक्ट इज 0 इट इज नॉट कंप्लीटली से, इट कैन नॉट बी सेड कंप्लीटली दैट दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक है, हम लोग नहीं कह सकते। तो यहां पर सिंपली ये वाला जो कन्वर्स है उसको लिखेंगे कि इफ टू वेक्टर्स आर having dot product is
having dot product 0, then it is not necessary they are perpendicular to each other. अपने एक दूसरे से परपेंडिकुलर ही होंगे ऐसा नहीं कह सकते, हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। और जब यदि नहीं होंगे परपेंडिकुलर तब डॉट प्रोडक्ट 0 कब आएगा, समझ गए? चलिए एक पॉइंट है, लास्ट है इसका, डॉट प्रोडक्ट का लास्ट पॉइंट है, ध्यान से देख लीजिए। इस पर एक दो क्वेश्चन हम लोग करेंगे आज, तब क्लियर हो जाएगा। डॉट इसमें क्या कहता, क्या है ये जो पॉइंट है वो क्या कह रहा है, पॉइंट इसमें निकालना है कि डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स when they are in the form of यूनिट वेक्टर के फॉर्म में लिखा होगा, तो हम कैसे उसको डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे, कैसे? एग्जांपल जैसे समझिए, मान लीजिए कोई वेक्टर ए है, अभी सिर्फ फोकस कीजिए, लिखिएगा नहीं, ठीक है? सबको बार बार बोल रहे हैं, सिर्फ देखिए यहां पर, समझ लीजिएगा, 2 मिनट में लिखना आराम हो जाएगा, कोई इशू नहीं। मान लीजिए छूट भी गया तो आप वीडियोस तो हैं ही, एक आध छूट भी गया तो शाम तक वीडियो अपलोड हो जाते हैं, देख लीजिएगा उससे। वेक्टर ए, मान लीजिए ये ax i कैप प्लस ay j कैप प्लस a z k कैप, ठीक है? ऐसे दिया हुआ है, आप उसको x1 y1 j1 भी ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है, आप अपनी सहूलियत से एक जनरल आर्बिट्री टर्म हम लेके चल रहे हैं। तो वेक्टर ए एक्स वाई जेड में तीनों में दिया हुआ है, उसी तरह वेक्टर बी जो है वो बी एक्स आई कैप होगा, बी वाई जे कैप और बी जेड के कैप, ठीक है? अब हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है डॉट प्रोडक्ट वेक्टर ए और बी का निकालना है, ठीक है? ये करना है हमको, क्योंकि यूनिट वेक्टर टर्म में है तो कैसे करेंगे वो हम देख रहे हैं इसमें। तो हम क्या करेंगे कि वेक्टर ए, या फिर इसको ऐसे लिख लीजिए कि ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, इसका हम डॉट प्रोडक्ट डॉट ले लें, किसका? बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप, ऐसा ले लें। तो अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, जैसे सिंपल हम लोग जो भी अलजेब्रिक मेथड यूज करते हैं उसमें क्या करते हैं कि इस वाले टर्म को इन तीनों से, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर ये वाले इस टर्म को इन तीनों से, फिर ये वाले टर्म को इन तीनों से, रिजल्ट ले सकते हैं हम लोग, ठीक है? वैसे ही करते हैं, कोई इशू नहीं है, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट है, रिजल्ट स्केलर आने वाला है, तो हम ये वाला टर्म यूज कर सकते हैं जो अलजेब्रिक मेथड में यूज होता है। तो यहां पर देखिए क्या लिख रहे हैं, ए एक्स आई कैप, या इसको ऐसे लिख सकते हैं ए एक्स इंटू बी एक्स आई कैप डॉट, आई कैप लिख सकते हैं, किसको किए? ए एक्स वाले टर्म को बी एक्स वाले के साथ किए, तो उनका मैग्नीट्यूड को एक साथ लिख दिए और उनका डॉट प्रोडक्ट हो गया, ठीक? प्लस ए एक्स इंटू बी वाई आई कैप डॉट जे कैप, ऐसा लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। इसका फर्स्ट वाले टर्म को सेकंड से किए, इसको फर्स्ट वाले को इससे किए तो ये आ गया, फर्स्ट वाले टर्म को इसके सेकंड से किए तो ये आया, फिर इसके फर्स्ट वाले टर्म को इस थर्ड वाले से करेंगे तो क्या आएगा, ए एक्स इंटू बी जेड इंटू आई कैप डॉट के कैप, तो 3 टर्म निकल गया ये। उसी तरह इसके साथ 3 आएगा और इसके साथ 3, टोटल 9 टर्म्स आएंगे। पहला बार है, हम लोग उसको करके देखेंगे। अब देखिए यहां पर ए वाई इंटू बी एक्स, क्या लिखेंगे, जे कैप डॉट आई कैप, उसके बाद ए वाई इंटू बी वाई जे कैप डॉट जे कैप, और प्लस ए वाई इंटू बी जेड जे कैप डॉट के कैप, ऐसा लिखेंगे, ठीक? अब थर्ड वाला टर्म बी वाई बी जेड सॉरी ए जेड इंटू ए एक्स सॉरी बी एक्स, और रिजल्ट आएगा क्या, के कैप डॉट आई कैप, प्लस उसके बाद ए जेड इंटू बी वाई, रिजल्ट इसमें डॉट प्रोडक्ट में आएगा के डॉट जे कैप, और प्लस ए जेड इंटू बी जेड के कैप डॉट के कैप, आ गया तीनों। अब आप एक चीज को ये समझिए, आप लोग जस्ट इससे पहले वाले में प्रॉपर्टीज में हम लोग देख चुके हैं, आई कैप और आई कैप क्या होगा, 1 होगा,
आई कैप जो जीरो हो जाएगा और ये जीरो हो जाएगा, तो ये दो टर्म तो जीरो हो गए। अब यहां आ जाइए, जे कैप डॉट आई कैप जीरो हो गया, ये होगा वन और ये हो गया जीरो। इसमें ये दोनों टर्म चला गया, एक बचेगा, इसमें ये जीरो तो ये हो गया वन। तो अब आप सोचिए कि एक तो ये टर्म बचा, एक ये टर्म बचा और एक ये टर्म बचा। क्लियर है? बाकी सब टर्म क्या हो गए? तो इसका रिजल्ट को हम ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर के टर्म में लिखें तो ए एक्स क्या लिखेंगे, बी एक्स प्लस ए वाई इंटू बी वाई और प्लस ए जेड इंटू बी जेड, ऐसा हम लिख सकते हैं रिजल्ट। ठीक है, और चूंकि स्केलर वैल्यू है तो इधर वेक्टर तो होगा नहीं, इसलिए इक्वल टू के इधर कहीं भी आपको आई जे कैप कोई नजर नहीं आएगा, सारे टर्म हटे हुए रहेंगे, सिर्फ मैग्नीट्यूड्स नजर आएंगे उसके, क्योंकि वो रिजल्ट जो भी निकलेगा वो स्केलर वैल्यू देगा। अच्छा, अब ये इतना हमको करने की जरूरत है ही नहीं, इतना बार हमको करने की कोई जरूरत नहीं। अब इसका शॉर्टकट तरीका बताते हैं, पहला बार था इसलिए हम आपको बता दिए ताकि आपको क्लियर समझ में आएगा। अब शॉर्टकट जस्ट बताएंगे तो देखिए कैसे होगा। ए डॉट बी इज इक्वल टू क्या है, इज इक्वल टू हमको ए डॉट बी में तो जो ए एक्स है, जो आई कैप है, आई कैप के साथ मल्टीप्लाई होगा, जे कैप जो है जे कैप के साथ होगा, के कैप के साथ। तो सिंपल, तो यहां लिख देंगे ए एक्स ए वाई सॉरी बी एक्स प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या लिखेंगे, ए वाई इंटू बी वाई और प्लस इस वाले को इसके साथ करेंगे तो ए जेड इंटू बी जेड। तो इसमें ध्यान रखना है कि ये वाला टर्म इसके साथ होगा, आई वाला आई के साथ, जे वाला जे के साथ और जेड वाला जेड के साथ, बस वो कर देना है। उतना करने की जरूरत नहीं, आएगा रिजल्ट वही, लेकिन हमको इतना करने की जरूरत नहीं है। एक छोटा सा एग्जांपल क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। एग्जाम्पल में जैसे मान लीजिए कि इफ वेक्टर ए इज इक्वल टू 2i कैप माइनस 3k कैप है, यहां जेड जीरो है, सॉरी जे जीरो है इसमें, तो जे जीरो है तो इसको हम अरेंज करके ऐसे भी लिख सकते हैं, आगे लिखेंगे, पहले इसको देख लेते हैं। बी बराबर 2i कैप प्लस 3j कैप। अब इसको हमको क्या करना है, डॉट प्रोडक्ट करना है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी करना है। तो हम क्या करेंगे, इस वेक्टर ए को 2i कैप या फिर इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं 2i कैप प्लस 0j कैप और माइनस 3k कैप, ऐसे लिख सकते हैं ना। और ये बी वेक्टर को लिख सकते हैं 2i कैप और प्लस 3j कैप प्लस 0k कैप, ऐसे लिख सकते हैं हम लोग। तो अब हमको क्या करना है, आई कैप वाले आई कैप को, तो यहां क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 और 0 इंटू 3, 0 इंटू 3 प्लस माइनस 3 इंटू 0, माइनस 3 इंटू 0। तो फाइनल रिजल्ट ए डॉट बी क्या आएगा, 4 आएगा, बाकी ये टर्म तो 0 हो जाएंगे। तो ए डॉट बी का 4 आना मतलब उनका स्केलर प्रोडक्ट होना। ठीक है, एक छोटा सा और एग्जांपल है, बहुत बढ़िया एग्जांपल, इस पर आया भी था नीट में क्वेश्चन, कि मान लीजिए कि इफ वेक्टर p इज इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप है, ठीक है, और वेक्टर q बराबर है xi कैप प्लस 2j कैप। आपसे पूछ रहा है कि यदि क्वेश्चन में कह रहा है कि इफ, देखो यहां पर, इफ वेक्टर p इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर q, मतलब क्वेश्चन में कह रहा है कि वेक्टर a और q का वैल्यू दिया हुआ है, x के, इसका x का वैल्यू यहां पर टर्म में दिया हुआ है। कह रहा है क्वेश्चन में कि यदि p और q क्या है, एक दूसरे से परपेंडिकुलर है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x का वैल्यू निकालना है। ठीक है, एक मिनट सुनिए, 2 मिनट के लिए। तो इनका डॉट प्रोडक्ट जो होना चाहिए वो निकल कर क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो 2 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू 2 क्या आना चाहिए, बराबर 0 आना चाहिए। तो 2 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू 2 बराबर 0, तो ये टर्म इधर जाएगा, तो 2x इज इक्वल टू कितना हो गया, -6। तो x बराबर -3, यानी x का वैल्यू क्या है, समझ गए, ये नीट में आया हुआ क्वेश्चन है ऐसा। ठीक है, समझ गए। अभी आप क्यों ऐसा सोच पा रहे हैं, क्योंकि अभी तो आप छोटा सा एक चैप्टर ही पढ़ रहे हैं, जब पूरा का पूरा सिलेबस पढ़ाई कीजिएगा तो भूल जाइएगा कि अरे उसमें कौन सा कॉन्सेप्ट लगाना था।